आज हम लोग शुरू करेंगे डाइस। डाइस एक ऐसा चैप्टर है कि हम लोगों से यूपीएससी और साथ साथ स्टेट पीसीएस और तमाम प्रकार के वनडे एग्जाम्स में ज़रूर ही पूछा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो डाइस हम लोग तैयार कर लेते हैं तो हम लोग का कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। और आइए हम लोग साथ में डाइस को शुरू से शुरू करते हैं और अंत तक इसको देखते हैं क्या क्या इसमें समस्याएं पूछी जाती हैं और कैसे हमें उनको हल करना है। तो शुरू करते हैं। डाइस सब लोग जानते हैं डाइस क्या होता है। डाइस का मतलब जो होता है पासा होता है। डाइस का मतलब पासा, पासा का मतलब जो लूडो हम लोग खेलते हैं उसी को आप डाइस कहते हैं। ये डाइस का चित्र है, आप लोग देख लीजिए। ये हम लोग को थोड़ा समझना होता है कि डाइस में क्या क्या है। तो देखिए इसमें सबसे जरूरी चीज ये डाइस के कार्नर्स हैं जिनको हम लोग कोने बोलते हैं। डाइस के कार्नर्स, कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है कि डाइस में कितने कार्नर्स पाए जाते हैं, कितने कोने होते हैं। तो हम लोग को समझना होगा कि इसमें कार्नर्स यानी कोने जो होते हैं, कोने कोने इनकी संख्या हमेशा ही 8 होती है। दूसरी चीज ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें किनारे कितने होते हैं। किनारे जिनको हम लोग अंग्रेजी में एजेस बोलते हैं, एजेस, इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कैसे होती है गिन के देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यही किनारे हैं। और इसमें एक थर्ड पॉइंट होता है जिसको हम लोग सतह बोलते हैं। सतह को अंग्रेजी में हम सभी जानते हैं फेस बोला जाता है। चूंकि सतहें हैं तो इनको हम लोग फेसेज कहेंगे और इनकी संख्या होती है 6। कितनी संख्या होती है? 6। आप लोग मेरे साथ लिखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डाइस में कैसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस पर फोकस करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, या इसी को जो है रेगुलर डाइस भी कई जगह किताबों में मेंशन रहता है। रेगुलर डाइस जिसको हम लोग हिंदी में मानक पासा बोलते हैं। मानक पासा, ये मानक पासा क्या होता है हमको समझने की जरूरत है। मानक पासा क्या होता है तो जनरली आप लोग समझिए, जो पासा है इसमें 6 सतह दिया रहता है। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखी जाती है कि जिस पासे, साथ में लिखते चलिए आप लोग, जिस पासे के विपरीत सतहों का योग विपरीत सतहों का योग, ध्यान रखना है, 7 हो। क्या हो? 7 हो, उसे मानक पासा कहा जाता है। मानक पासा कहा जाता है। हमारे साथ आप लोग लिखते रहिए, जैसे हम समझने के लिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पासा है तो एक पासे पर, या आप लोग लूडो पर फोकस करिए। लूडो पर कितने सतह होती है? 6 होती हैं। तो उन्हीं 6 सतहों के हिसाब से हमको मानक पासा की परिभाषा बतानी होती है। तो हम लोग देखते हैं मानक पासा का मतलब मैंने बताया कि जिस पासे के विपरीत सतहों का योग 7 हो उसे मानक पासा कहा जाता है। तो अगर जो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो ऐसे हम समझें कि अगर जो एक सतह पर 1 है तो इसके अपोजिट सतह पर क्या होना चाहिए? 6, तभी तो जाकर के 1 और प्लस 6 मिलकर के 7 होगा। फिर इसी तरीके से अगर जो एक सतह पर 2 है तो इसके अपोजिट सतह पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये 5 होगा, तब जा करके ये 2 और प्लस 5 मिलकर के 7 होगा। ठीक इसी तरीके से 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट जो है 4 होगा, तब जाकर के 3 और प्लस 4 मिलकर के 7 होगा। ये हम लोग को समझना है कि मानक पासा के चित्र क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि पेपर में जब पूछा जाता है तो चित्र मेंशन रहता है, तो हम लोग अगर जो चित्र पर फोकस कर लें कि चित्र इस हिसाब से बनते हैं तो हम लोग कोई भी समस्या हो पेपर का उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बता देते हैं कि मानक पासे से संबंधित प्रश्न कैसे कैसे पेपर में आ सकता है और कौन से चित्र जो हैं वो पेपर में एज इट इज उठा के पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि हमको जो है, इसको हम रफ करते हैं, आप लोग साथ में लिखते चलिए भाई।
लिखते चलिए, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और गारंटी है कि अगर जो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मेरे पढ़ाए हुए लड़के बहुत सारे हैं जो अभी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। आपको चाहिए कि आप लोग जो है समय दीजिए और वीडियो को पूरा डेली देखा करिए। बहुत कम दिनों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए हम लोग साथ शुरू करते हैं कि अगर जो मानक पासा हो तो उसके चित्र क्या होंगे। जैसे मैंने एक बताया कि एक का अपोजिट क्या होगा मानक पासे में 6, तभी जाकर के 1 और 6 मिलकर के 7 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट होगा 5, तभी 2 और 5 मिलकर के 7 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट होगा 4, तब जाकर के इन दोनों शतों का योग 7 होगा। अब हम फोकस करते हैं कि मानक पासा के कौन कौन से चित्र हमारे सामने किताब में मेंशन या पेपर में मेंशन हो सकते हैं। अभी मैं समझा भी दूंगा ये चित्र कैसे बने। मेरे साथ आप लोग लिखते चलिए। एक मोटी सी बात जान लीजिए कि मानक पासा के 8 ही ऐसे संभावित चित्र हैं जो संभव हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, 1 2 3 1 2 3 1 5 4 1 5 4, फिर 1 5 3 1 5 3, फिर इसके साथ ही 3 6 5 3 6 5, और फिर इसके साथ 6 5 4 6 5 4, फिर उसके बाद से 6 2 3 6 2 3, फिर 6 2 4 6 2 4, और फिर सबसे लास्ट में 3 6 5 3 6 5। अब हम लोग को ये देखने की जरूरत है, 3 6 5 तो ऑलरेडी मेंशन है, 3 6 5 ऑलरेडी मेंशन है, यानी 3 6 5 ऑलरेडी मेंशन है। तो 1 2 4, 1 2 4 कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 और 4। इसको देखिए, आप किसी भी दशा में ये नहीं देखेंगे कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग, इसमें किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 होगा। ये 2 सतह मतलब कौन से हैं, तो देखिए इसमें सतहों को थोड़ा अंतर करके समझना होगा। मैंने जो मानक पासा की परिभाषा लिखवाई है उसमें यह बताया है कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। और यहाँ जब चित्र आपके सामने हो तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 न हो। अगर जो ये सब संलग्न फेसेज हैं, संलग्न सतह हैं, और मैं मानक पासा के लिए विपरीत सतहों के योग की बात किया हूँ। तो ऐसे कंडीशन में ये देखना है कि अगर जो मानक पासा हमको फाइंड करना है और चित्र इस तरीके से हमारे पेपर में आ गए तो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले ढूंढना है कि कोई भी 2 सतह का योग 7 न हो। फिर ध्यान से सुन लीजिए, किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 न हो चित्र देख करके। ऐसे मानक पासा की परिभाषा में ये है कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो आइए हम इनमें जोड़ के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 और 3 जोड़े तो कितना होगा, 4 होगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। ऐसे मतलब 3 स्थितियां हो रही हैं, और हम देख रहे हैं कि किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं है कि 2 सतहों का योग 7 हो। ठीक वही कंडीशन इसमें भी है। 5 4 9 हो जाएगा, 4 1 5 होगा, और 5 1 6 होगा, लेकिन 7 नहीं है। इसमें भी 1 और 3 4, 3 5 8, और 5 1 4, 5 1 6, इसमें भी 8 नहीं है। 3 और 5 जोड़ेंगे 8, 5 और 6 जोड़ेंगे 11, और 6 और 3 जोड़ेंगे 9। किसी भी दशा में इन 8 चित्रों में किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 दिखाई नहीं देगा। अब मैं फिर एक चीज मेंशन कर दूं कि मैं मानक पासे की बात कर रहा हूं तो परिभाषा में ये लिखाया हूं कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। ध्यान से सुनिए, विपरीत सतहों का योग 7 होगा, न कि संलग्न सतहों का। और जब इस तरीके से चित्र हो तो हम ढूंढते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्हीं 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो। तो ये दशा वो हो जाएगी कि अगर जो 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो जाएगा तो यह मानक पासा नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं। मैंने मानक पासा की परिभाषा लिखी। मानक पासा की देखिए, एक परिभाषा ये
कि विपरीत सतहों का योग 7 हो, विपरीत सतहों का योग 7 हो, ये परिभाषा है। या दूसरा, संलग्न सतहों का योग 7 न हो। संलग्न को एडजेसेंट इंग्लिश में बोला जाता है, एडजेसेंट सतहों का योग, सतहों का योग 7 न हो। अब थोड़ा समझने की जरूरत है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चित्र में देखिए 1 और 3 लिखा है, तो ये दोनों संलग्न सतह हैं। जैसे 2 और 3 है, तो ये दोनों क्या हैं? संलग्न सतह। 1 और 2 क्या हैं? संलग्न सतह हैं। और विपरीत सतह, एक चीज और नोट करके इसमें लिख लीजिए जानने के लिए, किसी भी चित्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चित्र में विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपरीत सतह कभी भी एक साथ चित्र में दिखाई नहीं देंगे। ये आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आगे की प्रक्रिया बताता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है। अगर जो नोट हो गया हो तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स मानक पासा से संबंधित पूछा जा सकता है या रेगुलर डाइस से संबंधित पूछा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन कहूँ, विच one of the following is a picture of standardized या रेगुलर डाइस, स्टैंडर्डाइज या फिर रेगुलर डाइस। और मान लीजिए हमारे पास चित्र कुछ इस तरीके से है। ये 4 चित्र हमारे पास आ गए, ए बी सी डी, या 3 4 2 2 5 1 6 1 4 और 3 5 6। इसमें से पूछा जाए कि कौन जो है एक जो है स्टैंडर्डाइज है या मानक पासा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन चित्रों पर फोकस करके केवल बता सकते हैं कि कौन सा मानक पासा का चित्र है। इसको देखिए, मैंने ये बताया कि जब चित्र आपके सामने दे रखा हो और छांटना हो कि कौन सा मानक पासा है, कौन सा मानक पासा नहीं है, तो हमको करना क्या होता है कि हम 2 सतहों को जोड़ते हैं। अगर जो योग 7 हो जाए तो कह देते हैं वह मानक पासा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चित्र दिख रहे हैं ये संलग्न सतह हैं। और ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया है कि या तो विपरीत सतहों का योग 7 हो या फिर स्थिति ऐसी आए कि संलग्न सतहों का योग 7 न हो, और किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों का योग, 3 उसमें ऐड आप लोग नहीं करेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, 3 संलग्न सतहों का योग नहीं जोड़ना है, किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों को लेकर के चलना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। देखिए यही 3 और 4 क्या हो गया, 7 हो गया। तो इससे ये क्या हो गया, ये तय हो गया कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए ये भी 2 और 5 7 हो जाएगा, तो ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। यहाँ 1 और 6 मिलकर के 7 हो जाएगा, तो ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 3 और 5 8 हो जाएगा, 6 5 11 और 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। किसी भी दशा में 7 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है और दिस इज अ स्टैंडर्डाइज। और यही जो है मानक पासा का चित्र है। मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको छोड़ करके और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं।
हम लोग को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पासा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सिर्फ मैक्सिमम प्रश्न यही रहे हैं कि इस अंक के विपरीत अंक कौन सा होगा। क्योंकि पासे पर 1 से लेकर के 6 ही तक अंक होते हैं, तो हमको इन्हीं 6 में से ढूंढना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्डाइज है, तो हम लोग ऐसे ही बता लेंगे कि 1 का अपोजिट क्या होगा तो 6, 3 के अपोजिट क्या होगा तो 4, 2 के अपोजिट क्या होगा तो 5। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि हमको पता नहीं चल रहा है कि वह मानक पासा है कि नहीं है, क्लियर हो रही बात, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, एक चित्र ऐसे ही दे दिया और क्या दिया, तो ये चित्र बनाया, लिख दिया यहाँ 3, 5 और 6, 3, 5, 6, और पूछे कि साथ में प्रश्न आप लोग लिखते चलिए, उपरोक्त चित्र में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है, कौन सा अंक होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, जब भी एक चित्र दे रखा हो और इसमें पूछे कि इस अंक के विपरीत कौन सा अंक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि पहले हम चेक करेंगे क्या कि यह चित्र मानक पासा का है कि नहीं है। अगर यह चित्र मानक पासा का है तो हम ऐसे ही जानते हैं कि 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा और 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं। तो मानक पासा चेक करने का तरीका क्या है, तो ये है कि किन्हीं भी दो सतहों का योग करिए। जैसे 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 6 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, और 3 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9। आइए ध्यान रखिए कि मैंने ये बताया है कि संलग्न सतहों का योग, किन्हीं भी दो संलग्न सतहों का योग यदि 7 नहीं है तो वह पासा मानक पासा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 के अपोजिट कौन सा अंक हो जाएगा, 5 के अपोजिट बताइए 2, कौन सा अंक हो जाएगा 2, और 3 के अपोजिट मान लीजिए इसमें पूछा नहीं लेकिन पूछ ले तो 3 के अपोजिट क्या होता 4, और 1 के अपोजिट क्या होता है, 1 के अपोजिट ध्यान से सुनिए क्या होता 6। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें 6 तक के ही अंक होते हैं और आपको 6 तक के अंक इसमें मिल गए जो लिखे हुए हैं। अच्छा चलिए प्रश्न ये आता है कि जैसे एक तो स्टैंडर्डाइज हो गया तो हम ये लगा लेते हैं, और जैसे कि मैंने पढ़ा कि जो स्टैंडर्डाइज नहीं है वो क्या है, तो वो नॉर्मल पासा है, साधारण डाइस है, या फिर उसको आप कह सकते हो कि इरेगुलर डाइस है, रेगुलर ना होकर के इरेगुलर डाइस है। तो डाइस तो दो प्रकार का होता है, एक रेगुलर डाइस एक इरेगुलर डाइस, या साधारण पासा कहिए और मानक पासा कहिए। तो मानक पासा को लेकर के हम लोग ज्यादातर अपना सोल्यूशन करते हैं। जो भी मानक पासा नहीं है ऐसे समझ लीजिए वह साधारण पासा है। तो अपने दिमाग को जो है स्थिर रखिए और एक तरफ ही लेकर के चलिए कि हाँ मानक पासा से संबंधित सारे प्रश्नों को अगर जो सीख लेते हैं तो साधारण पासा भी जैसे भी प्रश्न होंगे हम उसको हल कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं बिना समय लिए हुए। और शुरू करते हैं। शुरू करने में क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम ध्यान देते हैं कि कैसे प्रॉब्लम से इसमें पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न आते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। तो पहला होता है कि दो चित्र दे दे, दो चित्र देकर प्रश्न पूछे। प्रश्न है, या फिर जो है दो से अधिक चित्र आ जाए, दो से अधिक चित्र आ जाए, अधिक चित्र आ जाए, चित्र हो और संबंधित प्रश्न पूछे, या फिर एक चित्र देकर पूछे, या एक चित्र दिया हो, एक चित्र दिया हो। तो हम फोकस करते हैं सबसे पहले इस पर, जब दो चित्र दे करके और प्रश्न पूछे तो कैसे प्रश्न पूछता है सुन लीजिए। एक तो कंडीशन ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ये आया, ये दो चित्र दिया, इसमें लिख दिया 1, 6, 5 और इधर लिख दिया 3, 6, 4।
3 6 4। और इसमें पूछे कि विपरीत अंक कौन से अंक का कौन सा अंक विपरीत होगा, तो हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऐसे जब भी दो चित्र देते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हमको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इन्हीं दोनों में लेकर के चलना है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पर हम ध्यान देते हैं कि जिधर से हम शुरू करेंगे उधर ही से हम इस वाले और इस वाले दोनों पासे में फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं कि कितने अक्षर कॉमन है। हल करने सोल्यूशन का क्या तरीका है कि हम इसमें देखते हैं कि कॉमन लेटर कौन कौन से हैं, कॉमन लेटर्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन लेटर्स इसमें देखिए, इन दोनों चित्रों में देखिए कोई लेटर कॉमन है, तो सिर्फ एक लेटर कॉमन दिख रहा है, वो है 6। कौन सा लेटर है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगे। तो ऐसे रोटेट हुई, जैसे 6 के बाद क्या आएगा, 1 और 1 के बाद 5, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 6 के साथ क्या आएगा, 1 और 5। फिर इधर भी है 6, तो चूंकि इसमें क्लॉकवाइज रोटेट किए हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए। तो इधर 6 के बाद क्या आ जाएगा बताइए, 6 के बाद क्या आएगा, 4, और फिर क्या आ जाएगा, 4 के बाद 3। ऐसी स्थिति में देखिए जब ये ऐसा हो जाता है तो ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4, और 5 का अपोजिट 3। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, 1 का अपोजिट क्या निकला, 4, 5 का अपोजिट क्या निकला, 3। इसी तरीके से 6 का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा बताइए, एक ही अक्षर कम रह रहा है वो है 2। अब ये मत सोचने लगेगा कि ये कैसे संभव हो गया, क्योंकि दो चित्र थे और हम देखें तो ऐसे भी इन दो चित्रों को हम देखें तो यहाँ पर मानक पासा भी चेक करने की जरूरत होती है, लेकिन जब मानक पासा आप चेक करोगे और कोई लेटर कॉमन नहीं मिलेगा तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मानक पासा ही हो जाएगा। तो फिर उसमें कोई भी अक्षर पूछे उसका अपोजिट हम लोग को पता है, लेकिन अगर जो ऐसा है कि दो चित्र बना हुआ है और एक मानक पासा है और दूसरा मानक पासा नहीं है, तो ऐसे स्थिति में कोई ना कोई एक लेटर जरूर कॉमन मिलता है। और इसका तरीका यही होता है कि जब भी दो चित्र दिए हों तो सबसे पहले हम उसमें ढूंढें कि कौन सा लेटर कॉमन है। जैसे ही हमको वह कॉमन लेटर मिले हम क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएं और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रश्न यहाँ पर और लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हो, यहाँ लिखा 2 5 6 3 4 2। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, तो इन दोनों चित्रों को देखने के बाद हम इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे कॉमन लेटर कौन है। सॉल्यूशन के लिए क्या तरीका है कि हम ढूंढें कि कॉमन लेटर्स क्या हैं। तो कॉमन लेटर इन दोनों में क्या मिल रहा है भाई, ध्यान से देखिए, कॉमन लेटर इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2। क्या मिल रहा है, 2। यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है। क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद 5, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। फिर इसी के साथ 2 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद 3, तो 2 के साथ लिया क्या आया, 4, और 4 के बाद क्या आया, 3। अब देखिए फोकस करिए इधर, अब इसमें क्या होगा, 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3, और इसमें ये जो 2 बचा हुआ है तो अभी भी एक लेटर बचा हुआ है जिसका नाम 1 है, जिसका नाम क्या है, 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास अपोजिट क्या क्या मिल गए, तो अपोजिट मिल गया 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 1। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी दो चित्र दिए हों तो हम उसमें ढूंढेंगे कि कितने लेटर्स कॉमन हैं। अगर जो एक लेटर कॉमन है तो हम लोग क्लॉकवाइज, ऐसा भी हो सकता था कि हम एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर दें, लेकिन एक में अगर जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो दूसरे में भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे, तब जाकर के हमको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। चलिए हम इसी से संबंधित और भी प्रश्न देखते हैं। अभी चूंकि ये है कि हम इसी पर फोकस कर रहे हैं कि दो चित्र दे रखा हो, तो चलिए दो चित्र वाला ही देखते हैं अभी। ऐसे आप लोग चाहें तो कैटेगरी भी बांट सकते हैं कि दो चित्र में किस किस तरीके का कैटेगरी आता है। तो दो चित्र में किस किस तरीके का कैटेगरी आता है मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप लोग देखिए। दो चित्र में क्या क्या कैटेगरी आ सकता है। पहला कैटेगरी आ सकता है जब एक अक्षर कॉमन हो, एक अक्षर कॉमन हो। देखिए दूसरा ये हो सकता है जब दो अक्षर कॉमन हो, दो अक्षर कॉमन हो। और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है,
जब दो चित्र दिए हो तो कोई भी अक्षर कॉमन ना हो, कोई भी अक्षर कॉमन ना हो। चलिए हम लोग फोकस करते हैं। जब एक अक्षर कॉमन हो तो मैंने उसका उदाहरण बता दिया। अब उदाहरण हम लोग देखते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये थर्ड टाइप हो गया। तो हम देखते हैं कि जब दो अक्षर कॉमन दे रखा हो, क्या लिखेगा? जब दो अक्षर कॉमन हो। ध्यान दीजिए कैसे चित्र बनेगा जब दो अक्षर कॉमन होगा। तो ये मान लीजिए चित्र है, चलिए देखिए यहाँ लिखा 3 4 5, यहाँ लिखा 3 5 6। और देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें जो दो अक्षर कॉमन होते हैं उनका अपोजिट नहीं पूछता है। जो नहीं कॉमन होता उसी का अपोजिट पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए इन दोनों चित्रों में हम देखेंगे, दोनों चित्रों में ये देख रहे हैं कि इसमें कौन से दो अक्षर कॉमन है, तो ये 3 5 और ये 3 5। तो अमूमन यही होता है कि 3 या 5 का अपोजिट नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा किसका अपोजिट पूछेगा, 4 का अपोजिट क्या पूछेगा या फिर 6 का अपोजिट क्या है ये पूछेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये जो दोनों कॉमन है ये दोनों आपस में कभी अपोजिट नहीं हो सकते, और जो बचे हुए होते हैं दोनों कॉमन से हटके वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इनका सोल्यूशन ये होता है जब दो लेटर कॉमन हो तो जो बचे हुए होते हैं वो अपोजिट होते हैं। मान लीजिए कि ऐसा हो कि इसमें पूछ ले कि 3 का अपोजिट क्या है। जैसे मान लीजिए ये अगर जो आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसको मिटा दूं। अभी ये ध्यान रखिएगा कि दो चित्र कॉमन प्रश्न दे रखा है, उसी पर हम लोग फोकस करके काम करेंगे। अक्षर कॉमन हो, दो अक्षर कॉमन हो तो क्या रहता है कि उसमें यही पूछता है कि जो दो अक्षर कॉमन हैं उनके अपोजिट न पूछ करके ये पूछता है जो उन दोनों में कॉमन नहीं था उन्हीं में से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है। अगर जो ऐसा यकीन न हो तो आप लोग पेपर उठा के चेक कर लीजिए, जो कभी ना कभी पेपर में आया होगा ऐसा प्रश्न और आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कैसा होता है कि जो कॉमन, जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न बना दूं फिर समझाता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये 3 है, 4 है, 5 है और ये 4 है और ये 5 है और ये 2 है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पूछेगा क्या, प्रश्न क्या इसमें बनेगा, इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि 2 का अपोजिट क्या है या फिर 4 का अपोजिट क्या है। आप लोग ऐसे समझें तो विच लेटर इज अपोजिट टू लेटर 4 और विच लेटर इज अपोजिट टू लेटर, गलत हो रहा है कुछ। जो दो अक्षर कॉमन है वो 4 और 5 हैं, तो जनरली पूछेगा कि कौन सा लेटर इसके अपोजिट है। तो जैसे 3 के अपोजिट कौन सा लेटर 2 होगा और 2 के अपोजिट कौन सा लेटर होगा 3 होगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत रेयर केस में ऐसा पूछता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा या 5 का अपोजिट क्या होगा। ऐसे हम समझते हैं कि मान लीजिए जैसे 2 का अपोजिट पूछा तो 2 के अपोजिट के लिए तो मैंने बता दिया कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको छोड़ दीजिएगा, जो बचा हुआ होता है वह आंसर हो जाता है। लेकिन अगर जो मान लीजिए क्वेश्चन ये आपसे पूछ ले कि 4 का अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट लेटर्स क्या हैं, तो अब आपको ध्यान देना होगा कि 4 के साथ कौन कौन से अक्षर जुड़े हैं। तो 4 के जो देखिए एक शब्द होता है एडजेसेंट साइड। तो देखिए 4 के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा है, 5 जुड़ा है, तो इनको लिख लीजिए। एडजेसेंट साइड्स पर कौन कौन है, 3 और 5। इसमें भी देखिए 4 के साथ 5 है, 2 है, तो 5 एक बार लिख चुके हैं लेकिन 2 नहीं लिखा है तो 2 लिख लिया। ये एडजेसेंट साइड हो गए। तो हमारे पास अक्षर कितने हो गए, 4 3 5 2, यानी कुल मिलाकर के लेटर हमारे 4 हो गए। जैसे ये 1 2 3 और ये 4 लेटर हो गए। और एक पासे पर 6 लेटर होता है, तो अभी भी हमारे पास 2 लेटर बचे हुए हैं। आप लोग बताइए कि 2 लेटर कौन कौन से बचे हैं, जो बचे हैं उन्हीं में से कोई एक अपोजिट होगा। तो कौन सा लेटर बचा हुआ है, जैसे 3 5 2 हो ही गया है, हमारे पास क्या क्या लेटर अपोजिट बचा हुआ है, तो या तो जो है क्या हो जाए 1 हो जाए, या फिर क्या हो जाए 6 हो जाए, या फिर क्या हो जाए 6 हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए
ऐसी स्थिति में आंसर कोई एक बता पाना बहुत मुश्किल है, या तो आंसर 1 होगा या फिर 6 होगा। क्यों? क्योंकि एक पासे पर 6 तक के लेटर होते हैं भाई, तो 4 के साथ जो संलग्न सतह है वो 3, 5, 2 हो गए, तो जो बचा हुआ है उन्हीं में से कोई ना कोई एक अपोजिट होगा, और वह जो अक्षर बचे हुए हैं उनमें एक है ये 1 या फिर 6। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे पूछ ले तो यहाँ पर आप लोग ऐसे आंसर बताएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जब 2 अक्षर कॉमन हो बता दिया, जब एक अक्षर कॉमन हो बता दिया, अब आता है जब कोई भी अक्षर कॉमन ना हो। जब कोई भी अक्षर कॉमन ना हो, कॉमन ना हो, जब कोई भी अक्षर कॉमन ना हो, जब कोई भी अक्षर कॉमन ना होगा तो इसका मतलब हमारे पास 2 चित्र आते हैं। एक चित्र तो ये समझ लीजिए, देखिए जब कोई भी अक्षर कॉमन ना होगा तो इसका सलूशन करते समय हम कुछ बातें ध्यान रखते हैं कि पहले चित्र चेक करें कि मानक पासा के तो नहीं है। चित्र चेक करें, क्या चेक करना है कि मानक पासा है या नहीं, मानक पासा के चित्र हैं या नहीं, चित्र हैं या नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि मानक पासा के चित्र हैं, मानक पासा के चित्र हैं, साथ में लिखते चलिए भाई आप लोग, मानक पासा के चित्र हैं, तो अपोजिट क्या क्या होता है हम सभी जानते हैं। अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 का अपोजिट बताया है 5, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। ये आंसर हो जाएंगे। लेकिन चित्र चेक करेंगे मानक पासा के चित्र हैं या नहीं। यदि मानक पासा के चित्र हैं, पहला कंडीशन, यदि मानक पासा के चित्र हैं तो ये कंडीशन, यदि मानक पासा के चित्र न हो, यदि मानक पासा के चित्र न हो, तब देखिए कैसे हल करेंगे। यदि मानक पासा के चित्र न हो तो इनका सलूशन मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 1, 5, 6, यहाँ लिखा 3, 4 और 2। इन दोनों चित्रों को देखिए, जैसे 1 और 6 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, तो ये मानक पासा का चित्र नहीं। 3 और 4 जोड़ दिया 7 हो गया, तो ये भी मानक पासा का चित्र नहीं है। लेकिन इन दोनों में ये है कि कोई भी अक्षर कॉमन नहीं है। कॉमन होने का मतलब उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं, यानी इन दोनों में कोई एक लेटर नहीं है, एक जैसा लेटर नहीं है। इन दोनों को देखिए, कोई भी एक लेटर दोनों में मौजूद नहीं है। फिर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला होता है, इसका अपोजिट ये होता है, यानी इधर का राइट और इधर का लेफ्ट, और इधर का लेफ्ट इधर के राइट से। यानी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आंसर हो जाएगा 1 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। और मैंने ये भी यहाँ पर लिखा है कि चित्र को चेक करते हैं। यदि ऐसा होता है कि चित्र मानक पासा का चित्र न हो तो ये हो गया, लेकिन यदि चित्र मानक पासा को हो तो कैसे हल करेंगे इसको। अगर जो आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसको मिटा दूं। यदि चित्र मानक पासा के हों, ये कौन सी स्थिति है, जब कोई भी अक्षर कॉमन न हो और चित्र मानक पासा के हों, चित्र मानक पासा के हों, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, और यहाँ पर लिखा है क्या है, चित्र मानक पासा के हों, तो हमें लिख रहा है 3, 2 और 1। यहाँ
6, 5 और 4। देखिए यहाँ पर भी कोई लेटर एक दूसरे से कॉमन नहीं है, एक दूसरे से कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी लेटर इन दोनों में कॉमन मौजूद नहीं है। तो क्या है स्थिति, तो हम ये चेक करेंगे कि कहीं यह चित्र मानक पासा का तो नहीं है। उसमें भी यही स्थिति थी, तो उसमें भी हम लोग चेक किए कि चित्र मानक पासा का है कि नहीं है, लेकिन वह चित्र ऐसा रहा कि उसमें चित्र में वह मानक पासा का चित्र न था। हम इसको चेक करेंगे मानक पासा के लिए, तो चेक करेंगे तो 2 सतहों का योग, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4। किसी भी दशा में 7 नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह चित्र मानक पासा का है। जब संलग्न सतहों का योग 7 न हो तो मानक पासा का चित्र होता है, ध्यान से सुन लीजिए। और या फिर विपरीत सतहों का योग 7 हो, संलग्न सतहों में योग 7 न हो और विपरीत सतहों में योग 7 हो। अब चलिए इधर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, तो 6 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। किसी भी स्थिति में चित्र जो है इन दो अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में यह भी मानक पासा है और यह भी मानक पासा है। तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 1 का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, मानक पासा है तो 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। ये ध्यान रखिए, इस तरीके से ये हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। मैंने ये बताया था कि जब 2 चित्र दे रखा हो और जब 2 से अधिक चित्र दे रखे हों तो कैसे हम लोग काम करते हैं। चलिए, और ये भी था कि जब एक चित्र दे रखा हो, तो जैसे अभी बीच वाला छोड़ दीजिए, जब 2 से अधिक चित्र दे रखा हो, हम थर्ड पॉइंट डायरेक्ट लेते हैं। जब एक चित्र दे रखा हो, जब एक चित्र दे रखा हो तो हम देखेंगे, इसमें भी हम क्या चेक करेंगे, ये चेक करना है कि मानक पासा का चित्र है या नहीं, मानक पासा का चित्र है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करेंगे कि मानक पासा का चित्र है या नहीं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मैंने शुरू में इसको बताया है, फिर बता दे रहा हूँ। जैसे इस तरीके का प्रश्न है और ये लिखा है 1, 5 और 6, और कहे, देखिए हमको प्रश्न क्या होता है, पेपर में क्या प्रश्न पूछा जाता है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि इस अंक के विपरीत अंक कौन सा है, और यहाँ पर क्या स्थिति है। तो मैं कंडीशन देके बता रहा हूँ कि जब एक चित्र दे रखा हो और उसमें पूछे कि किस अंक के विपरीत कौन सा अंक है, तो उसके लिए मेथड है। जैसे मान लीजिए अब इसमें प्रश्न पूछता क्वेश्चन कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक है, 1 के अपोजिट कौन सा अंक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि जब हम इसको जोड़ रहे हैं, जैसे 1 और 6 जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, योग 7 हो जाएगा। और योग 7 हुआ, इसका मतलब यह है कि यह मानक पासा नहीं है, यह मानक पासा नहीं है। और मानक पासा नहीं है तो 1 का अपोजिट कह रहा है निकालने के लिए, तो 1 का पहले हम एडजेसेंट लिख लेते हैं। एडजेसेंट मतलब जो संलग्न सतह है। तो 1 के साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं भाई, तो 1 के साथ जुड़ा हुआ है 6 और 5, तो 6 और 5 इसके एडजेसेंट हो गए। तो 1 के अपोजिट में क्या शामिल हो सकता है, जो इसके एडजेसेंट है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते। ध्यान से सुन लीजिए, एडजेसेंट साइड्स कभी भी अपोजिट नहीं होते हैं। तो 1 के अपोजिट में क्या क्या हो जाएगा, तो अभी हमारे पास कौन कौन सा अंक मौजूद है या कौन कौन सा बचा है, तो अपने दिमाग में सोचिए, एक पासे में 1 से लेकर के 6 तक का अंक होता है, तो 1 के संलग्न में तो 5 और 6 आ गए। अभी हमारे पास कौन कौन से बचा जो 1 के अपोजिट हो सकते हैं, तो 2 बचा है, तो अपोजिट क्या होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा, ये अपोजिट होगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से आप लोग सलूशन करेंगे। और अगर जो स्थिति यह है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, 3, 2, 6, तो जब हम इसको चेक करते हैं कि यह मानक पासा है कि नहीं है, तो हम ये पा रहे हैं कि 3 2 5 हो रहा है, 2 6 8 हो रहा है और 6 3 9 हो रहा है, यानी किसी भी दशा में योग जो है 7 नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज जब होता है तो आंसर हम जानते हैं कि किसी भी अंक का अपोजिट पूछता तो 2 का अपोजिट हमारे पास क्या होगा, ये अंडरस्टूड है कि 2 का अपोजिट क्या होता है, 5 होता है। 3 का अपोजिट क्या होता है, तो 3 का अपोजिट 4 होता है, और 1 का अपोजिट क्या होता है, तो 1 का अपोजिट जो है वह 6 होता है।
यही सिस्टम है, इसको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस समय हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है टुकड़े टुकड़े में और कम कम समय दे करके इसको तैयार कर लीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुटे रहिए। अभी मैं यूपीएससी के जितने प्रश्न आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करूँगा और उनका सोल्यूशन बताऊँगा कि किस तरीके से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इवन एसएससी सीजीएल वाले और अन्य भी वनडे एग्जाम्स में ऐसे इसके जितने प्रश्न आए हैं सबका सोल्यूशन हम लोग साथ में मिल करके करेंगे।